हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस की, जिन्होंने आज यानी कि 13 अप्रैल को अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। और रिजल्ट्स अनफॉर्चुनेटली बिलो एक्सपेक्टेशन रहे हैं। हालांकि कंपनी ने 16 रुपए का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसके अलावा कंपनी का जो एट्रीशन है वो 27.7% रहा है, जो कि काफी खराब है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इन्फोसिस के ओवरऑल फाइनेंशियल्स की, तो इनका प्रॉफिट 5,686 करोड़ रहा है फोर्थ क्वार्टर में, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले 12% बढ़ा है। लेकिन अगर हम दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां से ये 2.1% कम हुआ है। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो वो पिछले साल के मुकाबले 22.7% बढ़ के 32,276 करोड़ रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले वो सिर्फ 1.3% बढ़ा है। और यहाँ पे ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट की बात की जाए तो उन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि इनका प्रॉफिट 5,968 करोड़ रह सकता है और रेवेन्यू 32,727 करोड़। तो इन दोनों ही नंबर्स को इन्होंने मिस किया है। हालांकि ज्यादा गैप नहीं है, बट फिर भी नंबर्स हम कहेंगे कि बिलो एक्सपेक्टेशन रहे हैं। इसके अलावा अगर मोतीलाल ओसवाल और एमके रिसर्च की बात की जाए तो वो तो 6,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वहां से तो काफी कम रहा है प्रॉफिट। जो सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव नंबर थे वो कोटक के थे, जिन्होंने 5,750 करोड़ एक्सपेक्ट किया था। हालांकि इस नंबर को भी इन्फोसिस मीट नहीं कर पाया है। हालांकि ओवरऑल जो इनकी एनुअल ग्रोथ है वो पिछले दशक में सबसे ज्यादा रही है। उसकी वजह रही है लार्ज डील का जो मोमेंटम है, उसके अलावा डिफरेंशिएटेड जो ये क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से ओवरऑल ईयर इनका अच्छा रहा है। इसके अलावा अगर डिविडेंड की बात की जाए तो 16 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो कि इसको इस साल में इनका 31 रुपए का डिविडेंड बन जाता है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने 15 रुपए का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था। इसके अलावा अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए तो यहाँ पे काफी प्रॉब्लम देखी गई है। इनके 21.5% के ऑपरेटिंग मार्जिन रहे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 3% और पिछले क्वार्टर के मुकाबले 2% गिरे हैं। तो यहाँ पे कंपनी के लिए चिंता की बात है और हो सकता है कि इनके शेयर पे इसकी वजह से दबाव भी दिखे। ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका स्टॉक ऑलरेडी 2022 में 8% के आसपास गिर चुका है। जबकि हालांकि ओवरऑल जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो भी 10% गिरा है। हालांकि जो बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स है उसमें नेग्लिजिबल फॉल देखा गया है। तो अब देखना होगा कि इनके नंबर्स को देख के क्या जो मंडे को जब हमारी मार्केट खुलेगी आफ्टर लॉन्ग ब्रेक, तो क्या इनके शेयर में दबाव दिखता है। उससे पहले एडीआर जो कि इनका यूएस में लिस्टेड है उसमें देखना होगा, बट नंबर्स ओवरऑल बिलो सेटिस्फेक्शन रहे हैं। हालांकि अगले आने वाले साल में कंपनी ने बोला है कि इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ का एस्टिमेट है वो 13 से 15% रह सकता है। अगर डील की बात की जाए तो लार्ज डील जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में 2.3 बिलियन रही है फोर्थ क्वार्टर में, ओवरऑल 9.5 बिलियन रही है यूएस डॉलर टर्म में पूरे फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा कंपनी का जो ईपीएस में इंक्रीज हुआ है वो ईयर ओवर ईयर 13.4% और फुल ईयर जो हुआ है वो 15.2% रहा है। तो सबसे ज्यादा चिंता की बात इनके ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो कि पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी गिरे हैं। इसके अलावा अगर क्लाइंट्स डेटा की बात की जाए तो इनके क्लाइंट्स मोटा मोटी सेम रहे हैं। पिछले क्वार्टर के मुकाबले 3 क्लाइंट्स बढ़े हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इसमें थोड़ी वृद्धि देखी गई है। 1 मिलियन जो डॉलर प्लस है वहां पे एक क्लाइंट की कमी हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। 10 मिलियन डॉलर प्लस में एक क्लाइंट की वृद्धि हुई है। अदरवाइज देखा जाए तो मोटा मोटी सेम नंबर है। हालांकि इनकी जो डिपेंडेंस है टॉप क्लाइंट पे वो कम हुई है, चाहे वो टॉप 5 क्लाइंट हो, टॉप 10 क्लाइंट हो या इवन टॉप 25 क्लाइंट हो, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा डेज सेल्स जो आउटस्टैंडिंग है वो 71 दिन से घट करके 67 डेज रह गया है, जो कि अच्छी बात है इनके कैश रिजर्व्स के लिए। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सबसे ज्यादा चिंता की बात इनके ऑपरेटिंग मार्जिन की। अगर आप 2018 के फर्स्ट क्वार्टर से इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनके हमेशा काफी ज्यादा अच्छे मार्जिन्स रहते थे। हालांकि 2019 से लेकर के 2020 जो कोविड वाला पीरियड था उसमें देखा गया था कि इनके मार्जिन्स में थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन उसके बाद सेकेंड क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का था वहां से दोबारा से काफी अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन इस क्वार्टर में इनको 21.5% के ऑपरेटिंग मार्जिन रहे हैं, जो कि कंपनी को देखना होगा कि इसको कैसे आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूव करते हैं।
इसके अलावा अगर इनके रेवेन्यू बाय बिजनेस और ज्योग्राफी की बात की जाए तो सबसे बड़ा इनका जो सेगमेंट है वो बीएफएसआई का है, जहां पे 0.7% की ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा कम्युनिकेशन और एनर्जी में 3.9 और 3.5% की ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग में 6.1%। लाइफ साइंसेज है जहां पे 10% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। हालांकि ओवरऑल इनका ये सेगमेंट छोटा ही है, बट यहाँ पे और जो दूसरे सेगमेंट है वहां पे थोड़ी गिरावट देखी गई है। अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है नॉर्थ अमेरिका से, जहां पे कि ईयर ओवर ईयर 18.2% की ग्रोथ है। दूसरे नंबर पे आता है यूरोप, जहां पे 22.2% की ग्रोथ देखी गई है। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया, जहां पे भी ठीक ठाक ग्रोथ देखी गई है। और अब अगर बात की जाए इनके एम्प्लॉइज की, तो टोटल एम्प्लॉइज कंपनी के बड़े हैं। पिछले क्वार्टर में 2,92,000 थे, अब बढ़ के 3,14,000 के आसपास हो गए हैं, यानी कि 22,000 एम्प्लॉइज इन्होंने नेट बेसिस पे बढ़ाए हैं। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भी इनके ऑलमोस्ट 21,000 बढ़े हैं। सेल्स एंड सपोर्ट स्टाफ में भी 1,000 एम्प्लॉइज की वृद्धि देखी गई है। लेकिन जो चिंता का नंबर है वो ये नंबर है एट्रीशन का, जो कि 27.7% हो गया है। पिछले साल ये 10.9% था, दिसंबर में 25.5%, और ये बढ़ के 27.7% हो गया है, जो कि आईटी कंपनीज के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम बना हुआ है। तो ये नंबर भी शायद इन्वेस्टर को पसंद ना आए, और ये भी एक रीजन बने इनके शेयर में दबाव का। वुमेन एम्प्लॉय की बात की जाए तो ओवरऑल वर्कफोर्स का 39.6% है। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें यूएस डॉलर में, तो 57.7 के यूएस डॉलर बनता है। इसके अलावा इन्होंने 85,000 फ्रेशर्स हायर किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, और आने वाले टाइम में 50,000 और फ्रेशर्स को हायर करने का प्लान कर रहे हैं 2023 में। और इसके अलावा अगर इनके एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन की बात की जाए, तो यहाँ पे 80% इनके ट्रेनीज को मिला के यूटिलाइज किए गए एम्प्लॉय, जो कि पिछले क्वार्टर और पिछले साल के मुकाबले थोड़े कम है। हालांकि ट्रेनीज को हटा दिया जाए तो 87% है, वहां पे भी थोड़ी सी कमी देखी गई, यानी कि एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन भी थोड़ा सा गिरा है। और अगर इनके ऑन साइट और ऑफशोर में देखा जाए तो 24% इनके ऑन साइट एम्प्लॉयज हैं इंडिया से बाहर, और 76% इनके ऑफशोर एम्प्लॉयज हैं। और उसमें भी मोटा मोटी देखा जाए तो सेम ही रहा है, थोड़ा सा पिछले क्वार्टर से बड़े हैं ऑन साइट एम्प्लॉइज, हालांकि पिछले साल 24.3% से वहां से थोड़ी सी कमी देखी गई है। तो अगर ओवरऑल हम समराइज करें तो नंबर्स ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, और इनके शेयर पे दबाव भी पड़ सकता है। टीसीएस के भी नंबर मिले जुले थे, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग नहीं थे। तो अभी जो रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई है, दो दिग्गज कंपनी ने तो ज्यादा खुश नहीं किया है। आगे आने वाले टाइम में देखना होगा कि विप्रो और इसके अलावा जो एचडीएफसी बैंक वगैरह के रिजल्ट्स आने वाले हैं वो कैसे रहते हैं। और जब सभी आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स आ जाएंगे तो मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस बनाऊंगा। तो उस पे हम देखेंगे कि किस कंपनी ने अच्छा किया है, किसने खराब किया है। तब तक थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।